तो हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। भाई कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब एकदम बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए भाई, एक प्यारी सी क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं और बढ़िया तरीके से हम इस क्लास में क्वेश्चंस को करेंगे। कंजंक्शन चैप्टर की इससे पहले मैं आपको 2 क्लासेस करा चुका हूँ और जो मोस्टली कॉन्सेप्ट हैं कंजंक्शन चैप्टर के, जहाँ से एसएससी क्वेश्चन पूछती रहती है, वो मैंने आप लोगों को मोस्टली बता दिए हैं और बाकी धीरे धीरे आप लोगों के सामने जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको वहाँ से वो समझ में आते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज़ को। और एक और क्लास आज की सीरीज़ में हम करने वाले हैं, यानी कंजंक्शन चैप्टर की ये क्लास नंबर 3 रहेगी और 20 क्वेश्चंस हम इसमें भी करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है वी विल पैक नॉट ओनली द मटेरियल प्रॉपरली बट विल ऑल्सो डिलीवर इट टू योर वैल्यू कस्टमर। अब ये क्वेश्चन बढ़िया है। सबसे पहले आप इसका पेयर चेक करना। तो आप जैसे ही देखोगे यहाँ पे नॉट ओनली दे रखा है। नॉट ओनली का पेयर मैंने क्या बताया था, बट ऑल्सो के साथ होता है। आप यहाँ पे नोटिस करो, बट ऑल्सो आपको दे रखा है। तो यहाँ पे पेयर तो ठीक दे रखा है, लेकिन बट ऑल्सो को भी एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी टुकड़ों में तोड़ के यूज करता है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये देखो, बट ऑल्सो पेयर ठीक है, दे रखा है नॉट ओनली के साथ। अगर दे रखा है तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन वही चीज जो मैंने आपसे कही कि भैया आप ये देख लेना, आप जो नॉट ओनली और बट ऑल्सो लगाओगे उसकी प्लेसिंग भी सही जगह होनी चाहिए। मतलब वो पेयर में यूज हो रखा है वो तो ठीक ही है, लेकिन प्लेस भी उसकी ठीक होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे नोटिस करो, आप देखोगे तो बट ऑल्सो एक प्रकार से हेल्पिंग वर्ब यानी जो मॉडल वर्ब है उसके पास में है। तो ये जो नॉट ओनली है, क्या ये भी मॉडल वर्ब के पास में होना चाहिए था? तो यहाँ पे बस यही गड़बड़ है, क्योंकि आपके पास डबल यही चीज है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नॉट ओनली को यहाँ पे इससे पहले रखने पड़ेगा मिल मॉडल वर्ब से। जैसे ही आप बिल मॉडल वर्ब से पहले रखेंगे तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो अपने आप में ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी ऑल्सो को मॉडल वर्ब के बाद में भी रख देते हैं जब हेल्पिंग वर्ब वगैरह के, या साथ में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इधर वाले पार्ट में गलती निकालने की कोशिश मत करना। जो गलती दे रखी है वो यहाँ दे रखी है, क्योंकि इसकी प्लेसिंग ठीक से नहीं की हुई है इन्होंने। तो यहाँ पे नॉट ओनली को यहाँ से हटा के हम लोग इसको बिल मॉडल वर्ब के पास रखेंगे, तब ठीक होगा। तो हम क्या बोलेंगे, बी नॉट ओनली विल पैक द मटेरियल प्रॉपरली बट विल ऑल्सो डिलीवर इट टू योर वैल्यू कस्टमर, ये बोलेंगे। तो किस वाले पार्ट में गड़बड़ है, इसके फर्स्ट वाले पार्ट में। ठीक है भाई, फर्स्ट वाले पार्ट में क्या है, गड़बड़ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा द ओल्ड मैन टोल्ड हिज सन्स दैट देयर वॉज नो सच थिंग लाइक लक। अब इस क्वेश्चन में आप मुझे बताइए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि भाई एक बूढ़े व्यक्ति ने अपने बच्चों को बताया कि लक नाम की कोई चीज नहीं होती है। अब आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने एरर निकाला और उसने क्या कर दिया, इस लाइक प्रेपोजिशन को काट के एज कर दिया इसकी जगह पे। पर क्या मैंने आपको ये बात नहीं बताई थी, जब आप किसी चीज का एग्जाम्पल सेट करने के लिए कहते हैं तो आप वहां पे एज भी लगा सकते हैं और लाइक भी लगा सकते हैं। फिर मैंने आपसे एक बात कही थी कि लाइक का यूज आप तब करेंगे जब आपको क्या करना होगा, एग्जाम्पल के देने के सेंस में मैंने क्या कहा था, लाइक का यूज आप तब करेंगे जब आपको आगे उस चीज का कोई ऑब्जेक्ट वगैरह दे रखा हो, क्योंकि लाइक क्या होती है, प्रेपोजिशन होती है। और मैंने कहा था एज का यूज आप तब करेंगे जब आपको कोई क्या दे रखा हो, कंजंक्शन दे रखा हो। मतलब कंजंक्शन के रूप में चाहिए होगा तो आप एज लगाना, और प्रेपो के रूप में चाहिए होगा तो आप वो लाइक लगाना। तो यहाँ पे यही तो गड़बड़ की है। यहाँ पे क्या कर रखा है, जो क्वेश्चन दे रखा है दैट देयर वाज नो सच थिंग लाइक लक। तो लाइक यहाँ प्रेपोजिशन अपने आप में परफेक्ट काम कर जाएगी, हमें यहाँ पे थिंग एज लक करने की जरूरत नहीं है। हम थिंग लाइक लक बोलेंगे तब भी ठीक है, और यहाँ पे एज लगाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जो दे रखा है वो अपने आप में बिल्कुल ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है प्यारे साथी, इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। लाइक लगा रखा है, प्रेपो के रूप में काम करेगा, एग्जाम्पल के ही सेंस में आती है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपको कंजंक्शन के रूप में चाहिए होगा तो आप एज लगाएंगे फिर। तो मैंने ये पूरा डिफरेंस आपको बताया हुआ है कल की क्लास में। आशा करता हूं कि इसमें आप उसको रिवाइज कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है वी हैव डन एवरीथिंग दैट कुड बी डन टू
एवर्ट द स्ट्रोम विच इज नाउ कमिंग ऑन। अब इस क्वेश्चन में आप मुझे बताइए क्या होगा आपका राइट आंसर। देखो क्वेश्चन जो है ना वो अपने आप में सीधे सीधे अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आपका बढ़िया तरीके का क्वेश्चन है, और अगर आप इसको तभी कर पाएंगे जब आपको रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट मालूम होगा। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो कंजंक्शन का काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कह रहा है वी हैव डन एवरीथिंग, यानी कि हमें यहाँ पे एंटीसीडेंट दे रखा है। और मैंने आपको बताया था जब आपको एंटीसीडेंट दे रखा होगा तो उस केस में आप रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज भी कर सकते हैं और दैट का यूज भी कर सकते हैं। पर जब आपका एंटीसीडेंट दे रखा हो तो किसी भी कीमत पे आप वॉट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते। और इन दोनों ही यानी कि दुनिया का कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन हो उसकी एक खास बात होती है कि जब आप उस रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करेंगे तो वो हमेशा एक कंजंक्शन के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है? एक कंजंक्शन के रूप में वो काम करता है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे साथी इस क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं है, एकदम बिल्कुल ठीक दे रखा है। इस वाली क्लाउज में दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन लगा रखा है और इसमें आपका विच लगा रखा है। ये दैट किस एंटीसीडेंट को आगे वाली क्लाउज में रिलेट कर रहा है? एवरीथिंग को। और ये जो विच दे रखा है वो किसको रिलेट कर रहा है? द स्ट्रॉम को। तो क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका कैसा है? नो एरर है। इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। सारे के सारे जो भी रिलेटिव प्रोनाउन या जो भी चीजें हमें लगानी है वो एकदम परफेक्ट दे रखी हैं। ठीक है भाई, आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है दिस लेबोरेटरी ऑफ फिजिसिस्ट इज नॉट ओनली इक्विपाइड विद ऑल स्टेट ऑफ द आर्ट्स इंस्ट्रूमेंट्स बट ऑल्सो विद आउटस्टैंडिंग फिजिसिस्ट। अब क्वेश्चन में आप ध्यान से समझिएगा, अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा जो ये नॉट ओनली दे रखा है ये अपने आप में किससे पहले लगाया गया है? तो आप कहेंगे भैया दिस लेबोरेटरी ऑफ फिजिसिस्ट जो है ये अपने आप में सब्जेक्ट है। इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है क्योंकि इसके बारे में आगे आपको क्या दे रखी है? इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, यानी ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है लेकिन ये एडजेक्टिव का काम कर रही है। तो आप मुझे बताइए अगर यहाँ पे नॉट ओनली को हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि एडजेक्टिव यानी जो पास्ट पार्टिसिपल होता है अगर उससे पहले लगा रखा है तो यहाँ पे बट ऑल्सो जो इसका पेयर है उसको भी इसी से पहले लगाना चाहिए था, तभी तो पेयर मेंटेन होगा। को रिलेटिव कंजंक्शन मैंने कहा था सेम सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ में यूज किए जाते हैं। तो अगर आपने नॉट ओनली को इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले लगाया है तो क्या बट ऑल्सो को भी ऐसी जगह लगाना चाहिए था? तो यहाँ पर आप मुझे बताओ क्या आपको इसके साथ में कहीं पर भी आगे थर्ड फॉर्म नजर आ रही है? नहीं आ रही। इसका मतलब हमें जो ठीक करना पड़ेगा वो इसके अकॉर्डिंग ठीक करना पड़ेगा। जो चीज डबल होगी उसके अकॉर्डिंग ठीक करोगे। तो आप देखो नॉट ओनली के पास में क्या आपको विद प्रेपोजिशन नजर आ रही है? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल आ रही है। क्या बट ऑल्सो के पास में आपको विद प्रेपोजिशन नजर आ रही है? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल नजर आ रही है। अगर मैं आपसे पूछूं दोनों के पास ऐसी कौन सी चीज है जो आपको डबल नजर आ रही है? तो आप कहेंगे भैया जी वो है आपकी विद प्रेपोजिशन। तो बस दोनों को विद प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंग सेट कर दो। तो आप देखोगे बट ऑल्सो जो दे रखा है वो तो विद प्रेपोजिशन के पास में है लेकिन नॉट ओनली आपका विद प्रेपोजिशन के पास में नहीं है। तो बस इसको यहां से उठा के नॉट ओनली को यहां से उठा के विद प्रेपोजिशन के पास में रख दो, यानी इस इक्विपाइड वर्ब के बाद में रख दो तो काम आपका ठीक हो जाएगा। यानी कि बी वाले पार्ट में एरर। किस वाले पार्ट में एरर हो जाएगा? बी वाले पार्ट में। ठीक है भैया जी, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपने मेरे से प्रोनाउन चैप्टर या एडजेक्टिव चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप आसानी से कर देंगे। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे आइदर अंकित और ज्योति हैव डन दिस। या तो ज्योति ने ये किया होगा या अंकित ने ये किया होगा, लेकिन हम कैसे बताएं कि इसमें क्या करना है हमें? तो देखो आपको याद होगा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि जो आइदर और होता है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, आइदर जो होता है आपका ये एक को रिलेटिव कंजंक्शन होता है और मैंने कहा था कि इसका जो पेयर होता है ये और के साथ होता है। अब आप मेरी बात को हमेशा ध्यान से सुनिएगा, आपका सेम इसी प्रकार का एक कंजंक्शन और होता है जो कि नाइदर होता है और ये निगेटिव के लिए होता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बताई हुई हैं और मैंने कहा था कि इन दोनों ही की खास बात ये होती है, आइदर और नाइदर की इन दोनों की खास बात ये होती है
कि आप इनका यूज तभी करेंगे जब एग्जैक्ट कितने लोगों की बात हो रही होगी, दो लोगों की। यानी आइदर का यूज करना हो या नाइदर का यूज करना हो, इसका आप यूज तभी करेंगे जब आपको एग्जैक्ट दो लोगों की बात करनी हो। बाकी आप सीधे सीधे जानते हैं कि आइदर का पेयर और के साथ होता है और नाइदर का पेयर किसके साथ होता है, नॉर के साथ होता है। अच्छा, अब यहां से हम अगली बात अगर करें तो मेरे प्यारे साथी यहीं से एक कॉन्सेप्ट और भी बनता है। वो कॉन्सेप्ट होता है वर्ब लगाने का और पोजीशन लगाने का। तो वर्ब और पोजीशन लगाने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। हमेशा याद रखिएगा, जो आइदर होगा ये इसके साथ में एक चीज आपको दे रखी होगी और एक चीज इस और के साथ में दे रखी होगी। सेम इसी प्रकार से इस नाइदर के साथ में एक चीज दे रखी होगी और नॉर के साथ में दूसरी चीज दे रखी होगी। तो आपको हमेशा इसमें याद ये रखना है कि आप जो चीज लगाएंगे, यानी जो आपको वर्ब लगानी होगी या जो आपको पोजीशन लगानी होगी, वो हमेशा इस बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, चाहे वर्ब लगानी हो चाहे पोजीशन लगानी हो। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें तो नाइदर के साथ भी यही होगा। जो आप वर्ब लगाएंगे वो सेकंड वाले के अनुसार लगाएंगे, सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार। जो पोजीशन लगाएंगे वो सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। ठीक है, तो आप बस इतना ध्यान रखिएगा, इसमें दोनों कंसीडर नहीं की जाते हैं। आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, और नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। समझ में आ गई बात? तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, मैं आशा करता हूं आप समझ पाएंगे। अब आप इसमें अप्लाई करके बताओ। तो आप देखोगे तो भैया आइदर आपको दे रखा है। आइदर मैंने कहा था जैसे ही दिख जाए तुरंत इसका पेयर चेक करना। तो आप जानते हो आइदर का पेयर किसके साथ होता है, और के साथ होता है। अब आपने ये चीज देखी तो आपने देखा इसकी प्लेसिंग तो ठीक कर रखी है। तो आप देखो आइदर अपने आप में एक नाउन से पहले दे रखा है, तो और भी आपका एक नाउन से पहले होना चाहिए। दे रखा है जी, बिल्कुल दे रखा है। अब ये चीज भी ठीक हो गई, लेकिन मैंने कहा तीसरी चीज एक और भी आती है कि भैया वर्ब और पोजीशन देखना। अब आप नोटिस करो, आपको पोजीशन तो लगानी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ वर्ब देखनी है। तो आप यहां पे ये देखो, ये जो वर्ब लगा रखी है क्या ये ठीक है? तो आपसे मैंने क्या कहा था, जो वर्ब आएगी वो सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अब आप अगर देखोगे तो आइदर के साथ ये वाला जो अंकित है, ये भाई आपका सब्जेक्ट नंबर 1 दे रखा है, और जो ये ज्योति है ये सब्जेक्ट नंबर 2 दे रखा है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, आइदर या नाइदर वाला जब केस होगा तो जो वर्ब आएगी या पोजीशन आएगी वो सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। अब सेकंड वाला सब्जेक्ट कौन है, ज्योति। ज्योति कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो भैया वर्ब भी सिंगुलर आएगी, हैव नहीं आ सकता, हैज आपको लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, हैज लगाना पड़ेगा। यानी सी वाले पार्ट में एरर है, सी वाले पार्ट में क्या है, एरर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 51, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है यू हैव टू सेव द टाइम बाय क्रैकिंग द कोड एंड डिटरमाइनिंग द कोड वर्ड। अच्छा, तो कह रहा है कि भाई तुम जो है टाइम सेव कर, यू हैव टू टाइम सेव, तुम्हें समय जो है बचाना पड़ेगा बाय क्रैकिंग द कोड, कोड को क्रैक करके, और डिटरमाइनिंग द कोड वर्ड, और कोड वर्ड को निश्चित करके एकदम तुम्हें क्या करना होगा, टाइम बचाना होगा। तो मेरे प्यारे साथी यहां पे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, इस क्वेश्चन में क्या सारी चीजें ठीक है या कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है? तो अगर आप नोटिस करोगे यहां पे पूरे क्वेश्चन में वैसे कोई गलती नहीं है, वैसे सारी चीजें ठीक दे रखी हैं, बस यहां पर गलती कर रखी है। आप मुझे बताओ, यहां पे ये सेव आपको क्या दे रखी है? तो आप कहेंगे भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, अगर ये मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो आप मुझे बताओ ये टू यहां पे क्या है? तो आप कहेंगे भैया आपने हमें डिफरेंस बताया था ये वाले टू में और ये वाले टू में। आपने कहा था ये वाला जो टू होता है ये इन्फिनेटिव का काम भी कर सकता है और ये प्रेपोजिशन का काम भी कर सकता है, और आपने इसके बारे में हमें बताया था ये जो होता है ये केवल निगेटिव एडवर्ब का काम करता है। ये किसका काम करता है, निगेटिव एडवर्ब का। तो आप मुझे बताओ, क्या आपको यहाँ पे निगेटिव एडवर्ब की जरूरत है? क्या आपको कहीं पे बहुत जरूरत से ज्यादा की सेंस देनी है क्या? यहाँ पे मैंने कहा था टू निगेटिव एडवर्ब एक ऐसी होती है जब चीज जरूरत से ज्यादा हो जाए, यानी उतना नहीं होना चाहिए, जरूरत से ज्यादा, तो वहां पे हमें निगेटिव सेंस में सेंस करने के लिए टू एडवर्ब लगानी होती है। क्या हमें ऐसी कोई सेंस मिली इस क्वेश्चन के अंदर? नहीं ना। इसका मतलब ये वाला टू हमें लगाना ही नहीं था यहाँ पे, हमें यहाँ पे लगाना था इन्फिनेटिव, क्योंकि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर यहाँ प्रेपोजिशन दे रखी होती
तो मुझे एग्जामिनर पक्का यहाँ पे क्या लगा के देता, सेविंग लगा के देता, लेकिन एग्जामिनर ने मुझे क्या लगा के दिया है, सेव। तो मैं यहाँ तुरंत समझ गया कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी यहाँ पर जब मैं इस टू को यूज करूंगा तो ये प्रेपोजिशन के रूप में काम ना करके इन्फिनेटिव के रूप में काम करेगा, क्योंकि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है आपका, फुल इन्फिनेटिव होता है। तो यही तो यहाँ पे बन रहा है, यही तो यहाँ पे यूज होगा। तो ये वाला टू ना आके कौन सा वाला टू आएगा, ये वाला। तो किस पार्ट में गड़बड़ है भाई, पहले वाले पार्ट में। समझ में आ गया ना, कर लोगे क्वेश्चन इस प्रकार से भाई। तो यहाँ पे बस आप मान के चलो नेगेटिव एडवर्ब लगा रखी थी, जबकि उसकी हमें जरूरत भी नहीं थी यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। कह रहा है नो सूनर हैड सी अराइव दैट हर फ्रेंड्स अरेंज अ रिसेप्शन इन हर ऑनर इन द बेस्ट रिजॉर्ट इन द टाउन। अब क्वेश्चन में सबसे पहली चीज जो आपको चेक करनी है वो आपको ये देखना है कि यहाँ पे नो सूनर दे रखा है। अच्छा, नो सूनर जब आपको यहाँ पे दे रखा है तो आप ये बात भी जानते हैं कि भाई नो सूनर के साथ देन का पेयर आता है। नो सूनर के साथ किसका पेयर आता है, देन का पेयर आता है, देन का, THN वाले देन का पेयर आता है ना। तो अब इस क्वेश्चन को ठीक करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि अगर आपको निगेटिव रूप में ही मीनिंग करना है कि जैसे ही वह आएगा, नो सूनर हैड सी अराइव्ड दैट, बिल्कुल जैसे ही वो यहाँ पे आ पाएगा, फ्रेंड्स जो हैं तुरंत उसके फ्रेंड्स क्या करेंगे, एक रिसेप्शन अरेंज करेंगे, कहाँ पे, बेस्ट रिजॉर्ट इन द टाउन के अंदर। तो इस क्वेश्चन को ठीक करने के दो तरीके हैं। अगर आप नो सूनर को काटते हो तो नो सूनर को काटने की जगह आप यहाँ पे लगाओगे एज सून एज, और एज सून एज लगाओगे ऐसा नहीं है तब भी आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा पूर्ण रूप से। क्वेश्चन ठीक अभी भी नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो नो सूनर जो होती है वो नेगेटिव एडवर्ब होती है, और जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो हमें क्या करना होता है, आप देखो इसका पेयर चेक करना होता है। नो सूनर का पेयर THN वाले देन के साथ होता है, लेकिन यहाँ दैट लगा रखा है। तो एक गलती तो ये हो जाती है अगर नो सूनर ही लगे रहने देते, और दूसरी चीज यहाँ पे ये गलती है कि भाई इन्वर्जन भी अप्लाई करके दे रखा है। तो इन्वर्जन अप्लाई तो होगा तब भी तो आप देखो ना, हैड अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हमें मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में लगानी होती है, पर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में लगा रखी है। तो क्वेश्चन में इसी वाले पार्ट के अंदर गलतियां भर भर के दे रखी हैं। अगर आप इसको ठीक भी करोगे तो नो सूनर के साथ आपको दैट का नहीं होता है पेयर, देन का होता है, THN वाले देन का, ये करना पड़ेगा। और दूसरी चीज आपको यहाँ पे हैड के साथ में थर्ड फॉर्म आती है तो अराइव नहीं आएगा, अराइव्ड आएगा, ये भी आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपका क्वेश्चन ये जो है ठीक होगा। किसके अनुसार, नो सूनर के अनुसार। लेकिन अगर आप इसको एज सून के अकॉर्डिंग ठीक करना चाहते हैं तब भी हो जाएगा, एज सून के अकॉर्डिंग भी ठीक हो जाएगा। उस केस में आपको ये करना होगा, नो सूनर को काट के आप इसकी जगह पे क्या कर दोगे, एज सून एज कर दोगे। और बाकी आप जानते हो एज सून एज एक टाइम कंजंक्शन होता है, तो इसके साथ इन्वर्जन अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। फिर जो ये वाली क्लाउज है इतनी, ये इन्वर्जन में लिखी हुई है, अभी सब्जेक्ट और वर्ब वाला जो पार्ट है वो इन्वर्जन में लिखा हुआ है, फिर आप इसका इन्वर्जन हटा देंगे और आप नॉर्मल क्या बोल देंगे, शी हैड अराइव्ड, शी हैड अराइव्ड, ये कर देंगे एज सून एज सी हैड अराइव्ड। तो ये दो तरीके इसके हो सकते हैं। फिलहाल एरर तो इसके किस पार्ट में, ए वाले पार्ट में। मैंने दोनों तरीके बता दिए कि अगर आप नो सूनर की ही मदद से ठीक करना चाहते थे तो आपको उतना बदलाव करना पड़ेगा, और एज सून एज की मदद से करना चाहते थे तो आपको इतना करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करो। कह रहा है इन द मैथमेटिक्स क्लास I sit next to Raj, who is the captain of the basketball team and undoubtedly the best basketball player in Delhi. अब क्वेश्चन में आप मुझे बताइए कि इसमें कोई गलती क्या आपको नजर आ रही है प्यारे साथी, कोई भी छोटी सी गलती क्या आपको नजर आ रही है। क्वेश्चन कह रहा है इन द मैथमेटिक्स क्लास आई सिट नेक्स्ट टू राज, मतलब मैं राज के नेक्स्ट बैठा हुआ था, ठीक है। फिर कह रहा है हु इज द कैप्टन ऑफ द बास्केटबॉल टीम एंड अनडाउटली, ठीक है, द बेस्ट प्लेयर ऑफ मतलब बेस्ट, आई एम सॉरी, थोड़ा सा माफी चाहूंगा, अनडाउटली द बेस्ट बास्केट प्लेयर इन दिल्ली, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें क्या गलती दे रखी है। देखो क्वेश्चन में अगर आप चेक करोगे नॉर्मली, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मुझे इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी ऐसा एरर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि नेक्स्ट टू का मतलब होता है कि भाई बिल्कुल उसके ठीक आगे उसके बैठा हुआ था, कौन, राज के आगे, मैं बैठा हुआ था राज के ठीक आगे। तो जो कि कौन है भाई, बेस्ट कैप्टन है, तो यहाँ पे हु लगा रखा है, रिलेटिव प्रोनाउन है हु, और हु किसके लिए आया है, राज के लिए आया है। ये हु किसके लिए आया है, राज के लिए आया है, ठीक है।
ये इसके लिए आया है, राज के लिए। तो ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे चीज़ें सही हैं और प्रेजेंट के हिसाब से चल रहा है मामला, तो यहाँ पे भी ठीक है। ठीक है, अनडाउटली द बेस्ट बास्केट प्लेयर इन दिल्ली। तो क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं है, ये क्वेश्चन नो एरर है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, सारी चीज़ें इसके अंदर ठीक है बिल्कुल एकदम। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, इसका आंसर करेंगे। कह रहे नॉट ओनली बी सॉ द प्रेसिडेंट बट ऑल्सो चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। अब ये क्वेश्चन बढ़िया है। आपने सबसे पहले चेक करा तो आपको पता चला कि यहाँ पे नॉट ओनली दे रखा है। भाई नॉट ओनली का सीधा पेयर किसके साथ होता है, बट ऑल्सो के साथ। आपने पेयर चेक किया, पेयर मिल गया। पेयर मिलते ही आपको तुरंत इसकी प्लेसिंग चेक करनी है। आप मुझे देख के बताओ नॉट ओनली किसके पहले दे रखा है, तो आप कहेंगे भैया नॉट ओनली हमें एक प्रोनाउन बी के पहले दे रखा है, तो बट ऑल्सो भी प्रोनाउन के पहले होना चाहिए। बट आप कोशिश करो, यहाँ पे तो प्रोनाउन दे ही नहीं रखा, यहाँ पर तो केवल नाउन प्रेपोजिशन नाउन के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। तो बस हो गई गलती। अब आपको बस इतना देखना है प्लेसिंग करते समय कि जो चीज डबल है उसी के अकॉर्डिंग सेट करो। अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो भैया अगर मैं नॉट ओनली को ऐसा ही रहने दूं तो बट ऑल्सो सेट ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रोनाउन डबल नहीं है, हमारे पास प्रोनाउन डबल नहीं है। क्योंकि आप देखो ना, यहां पे नॉट ओनली बी प्रोनाउन के पास में है, तो यहाँ पे प्रोनाउन डबल हो जाते तो मैं बट ऑल्सो को प्रोनाउन के पास लगा देता उधर भी, तो काम ठीक हो जाता। लेकिन हमारे पास प्रोनाउन तो डबल है ही नहीं। हाँ, एक बात है कि हमारे पास यहां पे देखो प्रेसिडेंट की बात हो रही है और यहां चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है, तो हमारे पास एक नाउन ये है और एक नाउन ये है, तो हमारे पास प्रोनाउन तो डबल नहीं है लेकिन हमारे पास नाउन डबल है। तो हम ऐसा जरूर कर सकते हैं, पहले हम देख लें भैया बट ऑल्सो कहां दे रखा है, तो आप कहेंगे भैया द आर्टिकल प्लस नाउन के पास दे रखा है, तो हम नॉट ओनली को भी यहां से उठा के द आर्टिकल प्लस नाउन के पास रख देंगे और हमारा काम ठीक हो जाएगा। तो गलती किस पार्ट में हो गई भैया, गलती हो गई ए वाले पार्ट के अंदर। ठीक कैसे करेंगे, यहां से नॉट ओनली को उठा के कहां लगा देंगे, द प्लस प्रेसिडेंट के पास में, और हमारा काम क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ए वाले पार्ट में यहां पे गलती है। तो आपने चेक किया ना, पेयर तो ठीक दे रखा था, उसकी प्लेसिंग से गलती करा रखी थी। आ जाओ इस क्वेश्चन का आंसर करो। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है प्रभात इज इम्प्रेस्ड बाय हिज यंगर ब्रदर बिकॉज ही इज क्लेवरर एंड अम्यूजिंग देन ही इज। अब क्वेश्चन में बहुत ही प्यारी सी एक बात समझना। आपको याद होगा मैंने एंड कंजंक्शन के बारे में आपको सारी बातें बताई हैं, और मैंने आपसे अंत में सिर्फ एक सिंपल सी बात कही थी कि आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बस इतना याद रखना है, एंड एक ऐसा कंजंक्शन होता है जो कि अपने आसपास सिमेट्री लेता है। सिमेट्री का मतलब होता है अपने आसपास सेम सेम चीज़ें। कैसी चीजें, सेम सेम चीजें, यानी जो चीज इसके इधर होगी वही चीज इसके इधर होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो मैंने आपसे कहा था, जैसे मान लो अगर भैया इधर नाउन है तो आपको इधर भी एंड के क्या रखना होगा, नाउन रखना होगा। अगर इधर आपने वर्ब रखी हुई है तो इधर भी आपको क्या रखनी होगी, वर्ब रखनी होगी। अब आपको मैंने यहाँ पे बताया था, प्रोनाउन का केस बता दिया था मैंने आपको कि भाई प्रोनाउन के साथ में क्या खास बात आपको देखनी होती है, आपको प्रोनाउन प्रोनाउन तो देखना ही होगा, लेकिन साथ ही साथ आपको ये चीज भी देखनी होगी कि भाई अगर इधर प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में है तो इधर वाला प्रोनाउन भी आपको सब्जेक्टिव केस में रखना होगा, और अगर इधर वाला प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट वाले केस में है तो इधर वाला प्रोनाउन भी आपको ऑब्जेक्ट वाले केस में रखना होगा। यहां तक मैं आपको एंड कंजंक्शन के बारे में बता चुका हूं सारी बातें। अब यहीं से ना एक छोटा सा आगे का पॉइंट भी है, उसको भी सीख लो आज। वो पॉइंट है आपका एडजेक्टिव के बारे में, यानी एंड के दोनों तरफ अगर मान लो यहां पे एडजेक्टिव है तो मेरे प्यारे साथी इधर भी आपको एडजेक्टिव ही रखना पड़ेगा। लेकिन जैसे प्रोनाउन के साथ होता है ना कि भाई अगर प्रोनाउन एक तरफ सब्जेक्टिव केस में है तो दूसरी तरफ भी सब्जेक्टिव केस में रखना पड़ेगा, सेम इसी प्रकार के साथ एडजेक्टिव में भी ऐसा ही होता है। एडजेक्टिव में क्या होता है, जैसे मान लो अगर आपका ये वाला जो एडजेक्टिव है, ध्यान से मेरी बात समझना, मैं कह रहा हूं अगर मान लो आपका ये वाला एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में है तो आप इधर वाले एडजेक्टिव को भी पॉजिटिव डिग्री में रखोगे, इसको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में नहीं रख सकते। अगर आपका इधर वाला एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में है तो आपको इधर वाला भी कंपैरेटिव डिग्री में रखना होगा। अगर इधर वाला एडजेक्टिव आपका सुपरलेटिव डिग्री में है तो इधर वाला एडजेक्टिव भी आपको किस में रखना होगा, सुपरलेटिव डिग्री में रखना होगा। तो ये बातें आपको जो है अपने दिमाग में फिट कर लेनी है कि भाई
एडजेक्टिव हमारा एक तरफ जिस डिग्री में होगा दूसरे तरफ वाला एडजेक्टिव भी हमें उसी डिग्री में रखना पड़ेगा एंड कंजंक्शन के साथ। तो अब जरा मुझे देखकर बताओ कि यहां पर आप अगर देखोगे तो एंड कंजंक्शन लगा हुआ है, आपके एंड कंजंक्शन के साथ यहां पर क्या लगी हुई है, तो आप कहेंगे क्लेवर। क्लेवर एडजेक्टिव होता है पॉजिटिव डिग्री का, उसके अंदर ईआर ऐड करके कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बना दिया। तो क्या एंड के बाद भी मुझे कंपैरेटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव लगाना चाहिए? क्योंकि बच्चों के दिमाग में एक पॉइंट ये आता है कि भैया जी क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमें एंड के पास में क्या करना है, सेम सेम डिग्री का एडजेक्टिव बनाना है। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर मान लो ये अम्यूजिंग लिखा हुआ है तो ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि इस क्लेवरर को काट के यहाँ पे क्लेवर कर देते हैं तो ये भी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव बन जाएगा और बात मेंटेन हो जाएगी, एंड का सिमेट्री कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा। तो क्या बी पार्ट में एरर मार्क कर दे? भाई एक मिनट रुक जाओ, थम जाओ। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि क्वेश्चन के सर्कमटेंसेस पे डिपेंड करेगा कि कब आपको कौन सा वाला पार्ट बदलना है। भाई आप देखो ना, आपको यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री चाहिए क्योंकि देन कंपैरेटिव कंजंक्शन आपको आगे लगा के दे रखा है। इसका मतलब आपको दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गई ना कि आपको क्या चेंज करना है, आपको कंपैरेटिव डिग्री ही रखनी है। इसका मतलब जो आप ये बी पार्ट में एरर मार्क कर रहे थे ये नहीं होगा, आपको कंपैरेटिव डिग्री चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ कंपैरेटिव दे रखी है तो एंड के बाद वाली जो डिग्री दे रखी है, ये अम्यूजिंग एडजेक्टिव जो दे रखा है ना पॉजिटिव डिग्री में, इसको काटो और इसकी जगह पे मोर लगा के बनाओ, क्योंकि अम्यूजिंग के अंदर एक से ज्यादा सिलेबल है और मैंने कहा था जब एक से ज्यादा सिलेबल का वर्ड होता है तो उसका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव मोर या फिर मोस्ट लगा के बनाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, कंपैरेटिव बनाना है तो बस मोर लगा देंगे और उसके बाद अम्यूजिंग लिख देंगे यानी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। ये तो मोर अम्यूजिंग कर देंगे, बात खत्म। किस पार्ट में गड़बड़ है भाई? सी वाले पार्ट में। चलो भाई आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 56, इसका आंसर करो। क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है आर कंपनी नॉट ओनली मैन्युफैक्चर्स प्लास्टिक कंटेनर्स बट ऑल्सो स्टील कंटेनर्स। अब क्वेश्चन में फिर से आप नोटिस करोगे तो वही चीज, नॉट ओनली का पेयर देखना है सबसे पहले, बट ऑल्सो दे रखा है तो नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो के साथ होता है, मतलब बिल्कुल ठीक है। अब सेकंड चीज बस आपको प्लेसिंग चेक करनी है। आपने देखा नॉट ओनली यहाँ पे वर्ब से पहले दे रखा है तो डेफिनेटली बट ऑल्सो को भी वर्ब से पहले होना चाहिए। पर आप नोटिस करो यहां पर नॉट ओनली के पास तो वर्ब है लेकिन बट ऑल्सो के पास कोई वर्ब ही नहीं है, यानी वर्ब हमारे पास कैसी रह गई, इकलौती। तो नॉट ओनली वर्ब के पास तो आ ही नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, अब अगर हम देखें बट ऑल्सो के पास में क्या चीज है तो आप कहेंगे भैया स्टील कंटेनर, यानी कि एडजेक्टिव प्लस में नाउन। तो भैया नॉट ओनली भी ऐसी ही जगह पे आना चाहिए जहां पे एडजेक्टिव प्लस में नाउन दे रखा हो। तो आप नोटिस करो यहां पे एडजेक्टिव प्लस नाउन दे रखा है, यहां भी एडजेक्टिव प्लस नाउन दे रखा है, तो हमारे पास डबल क्या चीज हुई, एडजेक्टिव प्लस में नाउन। तो आपको जो बट ऑल्सो और नॉट ओनली है वो ऐसी ही जगह पे सेट करना होगा। तो आप मुझे बताइए यहां पे देखो बट ऑल्सो जो दे रखा है वो तो अपनी सही जगह दे रखा है, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है, तो हमें ठीक किसे करना होगा, नॉट ओनली को। तो नॉट ओनली को आपको क्या करना है, यहां से उठा के इसको किसके पास रखना है, लाके यहां प्लास्टिक के पास में रखना है। तो ए वाले पार्ट में आपकी क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी। इसी प्रकार से प्लेसिंग करनी है, बस आपको ये देखना है कि आपके क्वेश्चन में डबल कहां चीज है, जहां डबल होगी बस उसी के ध्यान रख देना उठा के। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, इसका आंसर करो। क्वेश्चन कह रहा है सुरेश हैव नेवर इनकरेज्ड और नॉर कंडोन वायलेंस। अब ये क्वेश्चन बढ़िया है तो क्वेश्चन का आंसर करो भाई। देखो वो कह रहा है कि सुरेश जो है वो ना तो कभी इनकरेज करता है और ना ही कभी क्या करता है, कंडोन करता है वायलेंस को। मतलब ना इनकरेज करता है, ना बढ़ाता है उसको, और ना ही कम करता है, मतलब कुछ भी नहीं करता है एक प्रकार से। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे अगर लॉजिक फाइंड किया जाए तो मेरे प्यारे साथी आप देखोगे दो एडजेक्टिव आपको दे रखा है। अब यहाँ पे गड़बड़ पता है क्या है, यहाँ पे आपने पूरा का पूरा पेयर यूज नहीं किया, आपने नॉर यूज कर लिया कि भाई नॉर इनकरेज, और आपका आपने लिखा इनकरेज नॉर और कंडोन वायलेंस, लेकिन आपने पूरा पेयर यूज नहीं किया, आपने एक चीज छोड़ दी। आपको ऐसे बोलना था सुरेश, देखो सबसे पहली गड़बड़ तो यहां पे भी हो गई। आप अगर नोटिस करोगे ये देखो
ये गड़बड़ हो गई सबसे पहले तो। भाई सुरेश के अकॉर्डिंग हैव तो किसी कीमत पे आ ही नहीं सकता। ये तो बेसिक गड़बड़ तो यही होगी यहाँ पे कि सुरेश के अकॉर्डिंग आप ये तो लगा ही नहीं सकते। बाकी देखो यहाँ पे नॉर लगा रखा है, इसका मतलब है ना तो वो इनकरेज करता है और ना ही वो कंडोन करता है। कंडोन का मतलब करने का मतलब होता है किसी चीज को शांत करना। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे नॉर तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन यहाँ पे मामला गड़बड़ हो गया। इसको खटाएंगे तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम क्या लगा सकते हैं भाई, हैव तो नहीं लगा सकते, लेकिन अगर वो प्रेजेंट के ही रूप में बात करना चाह रहा है तो इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, हैज बोल सकते हैं। तो हम ऐसे बोलेंगे सुरेश हैज नेवर इनकरेज नॉर कंडोन वायलेंस, ऐसे बोल देंगे। और नॉर का मतलब ये है ना तो वो इनकरेज करता है और ना ही वो कंडोन करता है। तो नॉर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे पहले वाले पार्ट में एक बेसिक सी गलती है, कंजंक्शन का कोई एरर नहीं है इसके अंदर, कंजंक्शन अपने आप में वो परफेक्ट है। ठीक है भाई। अच्छा, अब कई बच्चों के दिमाग में ये आ सकता है कि भैया जी अगर नॉर को काट के हम और कर देते तो। भाई देखो, अगर नॉर को काट के तुम और कर देते तो मीनिंग में पूरी तरीके से बदलाव आ जाता, फिर मीनिंग आपका पलट जाता। फिर ये हो जाती या तो वो इनकरेज करता है या वो कंडोन करता है, लेकिन दोनों में से एक काम जरूर करता है। बट हमारा क्वेश्चन इस प्रकार की सेंस बना रहा है कि वो दोनों में से कोई भी काम नहीं करता। और मैंने आपको क्या बताया था, जब आपको नॉर या और में डिफरेंस लगाना हो तो आप ये देखना, जब आपको दो काम में से, क्योंकि नाइदर आइदर के साथ में ही हम इनका यूज करते हैं, नाइदर आइदर के साथ में, नाइदर और आइदर के साथ में, तो मैंने आपसे सीधे कहा था ये दोनों का यूज आप तभी करेंगे जब एग्जैक्ट दो चीजों की बात होती है। अब नाइदर का पेयर नॉर के साथ होता है, आइदर का और के साथ होता है। तो मैंने आपसे सीधे कहा था जब आपको दो में से किसी एक की बात करनी होगी तो उस केस में आप किसका यूज करेंगे, आइदर का यूज करेंगे। और फिर मैंने कहा था कि अगर आपको दोनों में से किसी की भी बात नहीं करनी है, दोनों में से किसी की भी बात नहीं करनी है, तो उस केस में आप किसका यूज करेंगे, नाइदर का यूज करेंगे। तो यहां पर आपको दोनों में से किसी की भी बात नहीं करनी थी, तो नाइदर तो आपका एक तरीके से एडजेक्टिव और आपका क्या है, वो प्रोनाउन है। आपको कंजंक्शन चाहिए यहां पे, तो कंजंक्शन उसका पेयर क्या होता है, नॉर के साथ होता है। तो नॉर यहां पे आया है आपका, ये कंजंक्शन होता है। नॉर जो होता है ये क्या होता है, कंजंक्शन होता है। तो इसीलिए इसका यूज किया गया है। समझ में आ गई बात? तो ये बिल्कुल ठीक है अपने आप में, बस गलती जो दे रखी थी वो ये पहले वाले पार्ट में थी। ठीक है, पहले वाले पार्ट में थी। नेक्स्ट आ जाओ, इस क्वेश्चन का आंसर करो। कह रहा है द प्लेस वेयर बुद्धा वॉज क्रीमेटेड। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में ध्यान से समझना, अगर आप इसको ठीक से पढ़ पा रहे होगे तो आपको क्वेश्चन में वैसे कहीं कोई नजर नहीं आएगी गलती। आप चेक करो बेसिक चीजें, आप देखोगे द प्लेस दे रखा है यहां पे, और फिर कह रहा है बुद्धा, तो बुद्धा को क्या किया गया, क्रीमेटेड किया गया, तो किसी के द्वारा किया होगा। और यहाँ पे वॉज वर्ब सिंगुलर लगा रखी है, बुद्धा के अकॉर्डिंग आई है, बिल्कुल ठीक है। और फिर यहाँ पे हैज रिसेंटली डिस्कवर्ड। अब देखो रिसेंटली जो होता है ना, ये टाइम ऐसा होता है, ये अनफिनिश्ड एक्शन का होता है, और अनफिनिश्ड एक्शन के साथ हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना होता है। तो आप देखकर मुझे बताओ, हैज के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाती है या नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो यहां पर भी चीजें सही हैं। अब ये मत कहना कि भैया जी यहां पर तो पास्ट की बात थी, अब यहां प्रेजेंट कैसे हो गया। तो मैंने क्या कहा था, पास्ट की किसी घटना का जो लिंक है वो प्रेजेंट के साथ जरूर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, ये हो सकता है, इट इज पॉसिबल। और इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा ही है, पास्ट की किसी घटना का लिंक प्रेजेंट के साथ हो सकता है, ये पॉसिबल है मेरे भाई। लेकिन मैंने कहा हमेशा ऐसा नहीं होगा, देखने को नहीं मिलेगा हमेशा ऐसा, पर कुछ केसेस में पॉसिबल होता है। अब ये बोल रहा है ना, वो जगह जहां बुद्धा को एक तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया गया था, क्रीमेटेड किया गया था, वो रिसेंटली डिस्कवर्ड की गई है ना। तो काम पास्ट में हुआ था उस जगह पे, उनका जो बुद्धा का क्रीमेटेड है, यानी कि जो उनका अंतिम संस्कार है वो पास्ट में किया गया था उस जगह पे, पर उसको खोजा अभी गया है। तो काम उस जगह पे जो हुआ था वो पास्ट में हुआ था, बट उस जगह को खोजा अभी गया है प्रेजेंट के टाइम पे। तो पास्ट की बात को रिलेट करा के प्रेजेंट की बात से रिलेट कराया, पास्ट की एक बात को, उस काम को रिलेट कराया। तो यहां पे पास्ट का ये मत करना कहीं इसको काट के हेड कर दो, फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका। आपकी गलती बस यहां पे है, यहां पे गलती ये दे रखी है। आपको याद होगा मैंने आपको रिलेटिव एडवर्ब पढ़ाए थे, और वहां मैंने आपको बताया था रिलेटिव एडवर्ब का ये कॉन्सेप्ट है एक प्रकार से। अब देखो एडवर्ब चैप्टर अगर पढ़े होते तो आराम से ये क्वेश्चन कर देते, सिर्फ रिलेटिव एडवर्ब आपको पता होनी चाहिए थी। मैंने आपसे कहा था जब भी आपको टाइम के सेंस में रिलेटिव एडवर्ब चाहिए हो तो आप व्हेन का यूज करना। ध्यान से मेरी बात समझेंगे, मैंने कहा था, देखिए मैंने कहा था जब आपको टाइम के सेंस में यूज करना हो तब आप व्हेन जो है
रिलेटिव एडवर्ब यूज़ करेंगे। और जब आपको प्लेस के सेंस में बात करनी हो तब आप कौन सी रिलेटिव एडवर्ब यूज़ करेंगे? वेयर। तो आप मुझे बताओ आपको यहाँ पे किसकी बात करनी है? तो आप कहेंगे जहाँ बुद्धा को दफनाया गया। तो मेरे प्यारे साथी मुझे जगह के सेंस में बात करनी है। जगह के सेंस में बात करनी है तो मुझे ए वाले पार्ट में क्या करना पड़ेगा? इसकी जगह पे वेयर लगाना पड़ेगा, यानी कि ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो ए वाले पार्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगी? गलती हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 59 है, इसका आंसर करो भाई। करो भाई जरा इसका आंसर। कह रहे द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज केयरलेसनेस वॉज दैट द गेम वॉज लॉस्ट। तो कह रहे द कॉन्सिक्वेंस मतलब जो एक तरीके से उसकी लापरवाही का जो परिणाम है वो ये था कि हम गेम हार गए। जो गेम था वो हम लोग हार गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या क्वेश्चन के अंदर कोई गलती नजर आ रही है? बताओ, कोई गलती क्वेश्चन के अंदर नजर आ रही है? तो आप कहेंगे देखो भैया यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस की बात की गई है। अगर कॉन्सिक्वेंस की बात की गई है तो यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन बिल्कुल ठीक लगाया हुआ है। इसकी जगह पे विच लगा सकते थे, ऐसी बात नहीं है। बट डैट अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट है, उसको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप विच लगाते तो मेरे प्यारे साथी उससे भी क्वेश्चन पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन एग्जामिनर ने डैट भी लगा के दे रखा है तो ये भी बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर इसकी जगह पे मेरे प्यारे साथी वो कुछ और लगाता, जैसे एज लगा देता या सिंस लगा देता, तो वो चीजें फिर गलत हो जाती, क्योंकि आपने यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्सिक्वेंस वर्ड लिख रखा है। अगर यहाँ पे एग्जामिनर सो वगैरह लगा देता, दस वगैरह लगा देता, या बिकॉज वगैरह लगा देता, या देयरफॉर लगा देता, कुछ ऐसे ये टाइप की अगर कंजंक्शन लगा देता यहाँ पे, तो मामला क्या हो जाता? गोलम गोल हो जाता, यानी गलती हो जाती भाई। फिर क्या हो जाती? गलती हो जाती। क्यों नहीं लगा पा रहे हैं उसका रीजन समझ पा रहे हो? क्योंकि इसके अंदर कॉन्सिक्वेंस वर्ड ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है। तो कारण और परिणाम बताने के लिए आपको अलग से कोई कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही मेंशन कर दी वो चीज कि भैया हम परिणाम यानी कॉन्सिक्वेंस की बात कर रहे हैं। तो आपको अलग से कोई कंजंक्शन लगाने की जरूरत है क्या? नहीं ना। बस आपको एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत है जो कि इस कॉन्सिक्वेंस को आगे वाली क्लाउज से रिलेट करा सके। तो उसके लिए दैट एकदम परफेक्ट है, कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में नो एरर है। लेकिन इसको काट के अगर कुछ बच्चे सो करने की सोच रहे होंगे, दस करने की सोच रहे होंगे, देयरफॉर करने की सोच रहे होंगे, या बिकॉज करने की सोच रहे होंगे, सब गलत हो जाओगे भाई। बिल्कुल नहीं करना कुछ भी। ऐसा तब करते हैं जब मेरे प्यारे साथी आपको क्वेश्चन से नॉर्मली कुछ भी सेंस ना आ रही हो और फिर भी आपको कारण और परिणाम वाली सेंस रखनी हो, तो उस केस में आप सिंस, एज, बिकॉज या सो, दस, देयरफॉर जैसे कंजंक्शन का यूज करते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, इसका आंसर करेंगे। कह रहे डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही विल फेल द टेस्ट। कह रहे कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वह फेल हो गया टेस्ट में। अब क्वेश्चन में आपको हिंदी वगैरह निकालने की जरूरत नहीं थी। ये क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और इसके लिए आपको बस सीधी सीधी बात ये दिमाग में रखनी है कि दो टर्म होती हैं आपकी। एक तो होती है इन स्पाइट और ऑफ, एक ये टर्म होती है, और एक इसी के बराबर टर्म होती है डेस्पाइट। अब मैं आपको दोनों का डिफरेंस बताता हूं। हालांकि दोनों के दोनों जो ये मीनिंग होते हैं ये अपने आप में सेम मीनिंग करते हैं, और इनका मीनिंग होता है के बावजूद। के बावजूद, ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। पर मैं आपको क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि आपको इनका मीनिंग ध्यान ही नहीं रखना है, क्योंकि दोनों के दोनों सेम ही मीनिंग करते हैं। पर आपको डिफरेंस जरूर याद रखना है। याद रखना, ये जो इंस्पाइट ऑफ होता है ये प्रेपो के रूप में काम करता है, यानी ये तब यूज होगा जब आपको प्रेपोजिशन के रूप में यूज कराना हो। और डेस्पाइट जो होता है ये आपका मीनिंग सेम करता है, लेकिन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार कंजंक्शन होता है, यानी इसका यूज आप तब करोगे जब बेसिकली दो क्लाउजेस को ऐड करना हो। अब आप यहाँ पे देखो ना, अगर मान लो अब कई बच्चों के दिमाग में आ रही होगी ना ये वाली बात, कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे कि भैया डेस्पाइट ऑफ दे रखा है तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो वो बच्चे क्या करेंगे? तुरंत एरर मार्क करेंगे और निकल जाएंगे। और ऐसा आपको ही नहीं, बाकी सभी बच्चों को ऐसा करना है। जो बच्चे स्मार्ट हैं वो ये काम करके निकल जाएंगे, सोचेंगे नहीं क्वेश्चन के बारे में। पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरे प्यारे बच्चे वो सोचने लगेंगे कि यार इसका इंप्रूवमेंट क्या हो सकता है। पर मैं आपको
स्ट्रांगली ये चीज़ वार्न कर रहा हूँ कि पेपर में जब आप पेपर कर रहे होंगे तो उस टाइम पे ये दिमाग में मत लाना भाई, अगर वो एरर का क्वेश्चन है तो उसको एरर की तरीके से ही ट्रीट करना, उसको आप इम्प्रूवमेंट बना के मत चलना वहाँ पे कि यार इसका इम्प्रूवमेंट क्या होगा, फिर आप उसमें फंस के रह जाओगे चीज़ों में। तो आपको सिर्फ वहाँ पे एरर मार्क करना है, निकलना है। आपको पता है डेस्पाइट ऑफ नाम की कोई टर्म नहीं होती, आंसर मार्क करो और निकल जाओ। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से मेरा काम शुरू होता है, मैं आपको बताता हूँ। अब देखो बच्चों के दिमाग में यहाँ पे दो आंसर आ रहे होंगे कि भैया डेस्पाइट ऑफ को काट देते हैं। अब इसमें दो आंसर ऐसे समझ में आ रहे होंगे, एक तो बच्चा ये चाह रहा होगा कि मैं इसका ऑफ प्रेपोजिशन काट के जिस ऑप्शन में मुझे डेस्पाइट दे रखा होगा उसको लगा दूंगा, एक बच्चा ये सोच रहा होगा। और एक बच्चा ये सोच रहा होगा यार यहाँ पे अगर ऑफ लिखा हुआ है तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे इस डेस्पाइट को काटता हूँ और इस ऑफ को ऐसा ही रहने देता हूँ। एक बच्चा ये सोचेगा कि मैं इस डेस्पाइट ऑफ को हटा देता हूँ और इसकी जगह पे इन स्पाइट ऑफ लगा देता हूँ। एक बच्चा ये सोच रहा होगा। तो दोनों में से ठीक कौन सा माना जाएगा, कौन सा वाला बच्चा ठीक माना जाएगा, ये वाला ठीक माना जाएगा या ये वाला? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये क्वेश्चन आपका ऐसा है, अगर आपने इसके अंदर इन स्पाइट ऑफ लगाया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है, आपको डेस्पाइट ही लगाना पड़ेगा। उसका रीजन है क्योंकि आपको यहां पे कंजंक्शन की जरूरत है। कैसे जरूरत है वो मैं बताता हूं। ये आपकी एक क्लाउज है और ये आपकी दूसरी क्लाउज है। कैसे पता चला कि ये एक क्लाउज है, ये दूसरी क्लाउज है? भाई कठिन परिश्रम कौन करेगा? ही करेगा। हिडन रखा हुआ है लेकिन करेगा कौन? ही। फेल कौन हुआ? ही। तो यही सब्जेक्ट दोनों क्लाउजेस के लिए काम कर रहा है। लेकिन एक चीज है कि ये काम कर रहा है तो ये दो क्लाउज अपने आप में अलग अलग बन गई, और दो क्लाउजेस को जोड़ने के लिए क्या प्रेपोजिशन आती है? बताओ, दो क्लाउजेस को जोड़ने के लिए क्या प्रेपोजिशन आती है? नहीं ना, कंजंक्शन आता है। तो बस यही बात अपने दिमाग में रख लो कि कंजंक्शन आता है। तो मेरे प्यारे साथी, यहां डेस्पाइट ऑफ को हटाएंगे, आपको केवल बस ये करना है, आप इसको हटाओ ऑफ को, और यहां पे जो वर्किंग हार्ड लगा रखा है, देखो ध्यान से, अगर आप इसको पूरा का पूरा हटाना चाह रहे हो तो आप डेस्पाइट के आगे से ये ऑफ हटा दो, और यहां पे आप वर्किंग हार्ड की जगह पे पता है क्या करोगे? वर्क हार्ड करोगे। तो आप बोलोगे डेस्पाइट वर्क्स हार्ड, क्योंकि सिंगुलर वर्ब है तो ऐसा करना पड़ेगा हमें, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ऐसे बोलना पड़ेगा, ही फेल्ड द टेस्ट। और चूंकि यहाँ पे पास्ट में है तो हमें वर्कड करना पड़ेगा, क्योंकि ये पास्ट में है तो हमें बोलना होगा वर्कड हार्ड। इसका इंप्रूवमेंट बहुत खतरनाक बनेगा, ये ध्यान रखना, वर्कड हार्ड बोलना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन ठीक होगा आपका। ठीक है, और यहां से हमें ऑफ हटाना होगा। एक तो ये इंप्रूवमेंट इसका पॉसिबल है, और बाकी जब आप इंस्पाइट लगाओगे तो ये क्लाउज ही खत्म हो जाएगी, फिर ये क्लाउज नहीं मानी जाएगी, फिर ये एक तरीके से फ्रेज के रूप में काम करेगी, फिर ये फ्रेज के रूप में काम करेगी। तो फिर हम क्या बोलेंगे? इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। तो ये फ्रेज के रूप में काम करने लगेगी, प्रेपोजिशनल फ्रेज के रूप में, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। तो ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा कि दोनों में से ऐसे एकदम से आप ठीक नहीं कर पाएंगे चीज़ों को, आपको पता होना बहुत जरूरी है कि वहां पे किस चीज़ की नीड है और एग्जामिनर कैसे करके सर्कमटेंसेस क्रिएट करेगा। आंसर दोनों ही बन सकते हैं, लेकिन उनको एग्जामिनर बताएगा कि वहां पे वो क्या सर्कमटेंसेस क्रिएट करके देगा। अगर दोनों में से एक बनवाना होगा तो डेफिनेटली एक ना एक ऑप्शन के अंदर वो कुछ ना कुछ और गलती करा के दे देगा। ठीक है, तो फिलहाल मैंने आपको बता दिया है कि आप जब ऑफ को हटाएंगे तो यहाँ पे वर्कड हार्ड करना पड़ेगा, और आप इंस्पाइट ऑफ लगाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डेस्पाइट को काटो और इसकी जगह पे इंस्पाइट लगा दो, काम ठीक हो जाएगा। ठीक है, इंस्पाइट लगा दो, काम ठीक हो जाएगा। तो किस वाले पार्ट में गड़बड़ है? थर्ड वाले में, थर्ड वाले पार्ट में गड़बड़ है। नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई। ये रहा क्वेश्चन नंबर 61, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है वेन एवर आई वेंट टू द सिनेमा आई बॉट माई सेल्फ पॉपकॉर्न एंड कोक फॉर अ स्पेशल ट्रीट। अब देखो यहाँ पे हम अगर बात करें, फॉर अ स्पेशल ट्रीट बोले या एज अ स्पेशल ट्रीट बोले, क्या कंजंक्शन यहाँ पे लगाने की जरूरत है? देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन में ना एक गड़बड़ कर रखी है। यहाँ पे प्रेपोजिशन तो लगा रखी है कि भाई कोक और पॉपकॉर्न खुद से खरीदता हूँ, किस लिए? स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए। तो ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, पर यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है भाई, एक मतलब एग्जाम्पल के रूप में वो बात कर रहा है, और यहाँ पे लाइक लगा दोगे तो उतना बढ़िया मीनिंग आएगा नहीं। लाइक अ स्पेशल ट्रीटमेंट ऐसे नहीं, एज अ स्पेशल ट्रीटमेंट, एक स्पेशल ट्रीटमेंट की तरह जो है मैं अपने आप में ऐसा करता हूँ कि मैं खुद से ही खरीदता हूँ पॉपकॉर्न एंड कॉक जब भी सिनेमा जाता हूँ। तो यहाँ पे आप जो है
एज लगाएंगे तो एकदम ज़्यादा बेहतर मीनिंग आएगा। और मैंने आपको सारी बातें बता रखी हैं कि भाई एग्जाम्पल के रूप में जब हमें काम करना होता है तो कंजंक्शन के रूप में हम एज का यूज़ कर लेते हैं। हालांकि एज आपका प्रेपो के रूप में भी काम कर जाता है कभी कभी, लेकिन यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे ये प्रेपो के ही रूप में काम कर रहा है। अब आप यहाँ पे ये मत समझना कि ये कंजंक्शन है, यहाँ ये कंजंक्शन नहीं है, यहाँ ये प्रेपोजिशन है एज अ स्पेशल ट्रीटमेंट। समझ पा रहे हो ना? तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये चीज़ हो गई। यहाँ पे फॉर प्रेपोजिशन नहीं आएगा, यानी फोर वाले पार्ट में गड़बड़ है, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रेपोजिशन के एरर पे बेस्ड था। लेकिन ये स्पेशली मैंने इसको इसी वजह से रखा हुआ है क्योंकि ये एज यहाँ पे दे रखा है। तो मैंने जैसा ही बताया, एज कंजंक्शन भी होता है और एज प्रेपो भी होता है, तो ये दिमाग में अपने पॉइंट फिट रखना है आपको। बाकी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 पे। इसका आंसर करो। कह रहा है बोथ माई फादर और माई मदर कैन कुक। तो वो बता रहा है कि मेरी माँ और मेरे पापा दोनों ही बना सकते हैं खाना, यानी खाना पका सकते हैं दोनों के दोनों। अब यहाँ पे आपको याद होगा, सीधे सीधे पेयर बेस्ड क्वेश्चन है ये, एसएससी एग्जाम में ही पूछा गया है। अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको बता रखा है ये चीज़ कि भाई जो बोथ होता है इसका को रिलेटिव कंजंक्शन एंड के साथ पेयर होता है। और इसमें होता क्या है कि दो ही लोगों के लिए आता है ये एग्जैक्ट, लेकिन इसकी खास बात तो ये होती है कि ये दोनों को कहता है, दोनों पे बराबर इफेक्ट रखेगा अपना। बोथ के साथ एंड का पेयर होता है और ये दोनों पे अपना बराबर इफेक्ट रखता है। तो इसके साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा प्लूरल आती है। एक बात तो आप ये याद रखना, जब भी आप ऐसा बोलेंगे तो बोथ के साथ जो वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल आएगी, और पोजीशन आएगी वो भी हमेशा कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिलहाल आप यहाँ पे देखो, बोथ का पेयर ही गड़बड़ कर रखा है। बोथ के साथ यहाँ पे और का पेयर बना रखा है, और का नहीं एंड का पेयर होता है, तो ये गलत हो गया भाई। नेक्स्ट आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 63। इसका आंसर करो। कह रहा है ही गेव जॉब्स टू सेवरल अनएम्प्लॉयड मैन इन अ रिमोट विलेज हु इज बैटलिंग पॉवर्टी। अब क्वेश्चन में आप मुझे बताइएगा कि क्या इस क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नजर आ रही है। देखिए ध्यान से आप समझिएगा, क्वेश्चन में अगर आप नॉर्मली चेक करोगे तो आपको कंजंक्शन से रिलेटेड गड़बड़ नहीं मिलेगी, लेकिन कंजंक्शन चैप्टर में इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा था आपको, इसमें ये जो हु होता है ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है, और ये यहाँ पे रिलेट कर रहा है किसे, अनएम्प्लॉयड मैन को। ये अनएम्प्लॉयड मैन को रिलेट कर रहा है किसमें, इस वाली क्लाउज के लिए। कौन गरीबी से लड़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयड मैन। तो यहां पर आप मुझे बताओ, अगर इस रिलेटिव प्रोनाउन जो कि यहां पे एक कंजंक्शन के रूप में भी काम कर रहा है, तो अगर हमने इसको यूज कर रखा है तो ये इसका एंटीसीडेंट कौन है, ये अनएम्प्लॉयड मैन। अब ये एंटीसीडेंट इसका कैसा है, प्लूरल है। तो आप मुझे बताओ, जब एंटीसीडेंट प्लूरल है तो आगे वाले क्लाउज में अगर वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो वर्ब भी तो उसी के अकॉर्डिंग आएगी, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। तो जब ये प्लूरल है तो क्या वर्ब प्लूरल नहीं आनी चाहिए, तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल आनी चाहिए। तो यहाँ पे इज वर्ब नहीं आएगी, आर आएगी। तो ये छोटी सी गलती है जो कि आप तभी कर सकते थे जब आपको रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट पता होता। तो यहाँ पे गड़बड़ कहाँ वाले पार्ट में है भाई, ये रही गड़बड़। अच्छा यहाँ पे दिया नहीं है पार्ट, अच्छा चलो तो कोई बात नहीं है, आप इसमें ई वाला ऑप्शन बना के लिख लीजिए कि भाई हु आर बैटलिंग पॉवर्टी बोलेंगे। तो यहाँ पे हु आर वाला पार्ट अलग से बना लीजिए एक, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट आ जाइए, ये क्वेश्चन नंबर 64 है, इसका आंसर करो। कह रहा है इन दिस नोवेल आई केम अक्रॉस सम वर्ड्स विच मीनिंग आई डू नॉट नो। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों रखा हुआ है यहाँ पे, उसका रीजन बताता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है, अगर आप इसको नॉर्मली टैकल करोगे आप गलत कर दोगे, पर आपने अगर मेरे से प्रोनाउन चैप्टर मेरे से प्रैक्टिस किया हुआ है तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्योंकि प्रोनाउन चैप्टर में मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई पजेशन कैसे अप्लाई करते हैं, यानी रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जब हमें पजेशन दिखानी होती है तो हम कैसे दिखाते हैं, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के साथ पजेशन कैसे दिखाते हैं, पजेशन का लॉजिक क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन के साथ। तो मैंने आपको बताया था, जब भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन के हिसाब से पजेशन का मामला देखना होता है तो आप ये देखते हैं कि अगर वो पजेशन हमें किसी व्यक्ति की दिखानी है तो नॉर्मली व्यक्ति के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हम क्या यूज करते हैं, हु।
लेकिन जब हमें पोजीशन दिखानी होगी तो हमें हु का क्या करना पड़ेगा, हुज करना पड़ेगा। सेम इसी प्रकार से जब हमें नॉन लिविंग थिंग की बात करनी होती है तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या आता है, तो आप कहेंगे भैया नॉर्मली विच आता है, और दैट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ये सभी के साथ आ जाता है। अब अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो मैंने ये विच रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया, अब अगर मैं आपसे पूछूं इसकी पोजीशन के लिए आप क्या करते थे, तो आप कहेंगे भैया जी इसकी पोजीशन के लिए आपने बताया था ऑफ विच थिंग बोल देते, या द थिंग विच ऑफ बोल देते हम, द थिंग विच ऑफ ये बोल देते, ठीक है, द थिंग विच ऑफ। तो ये पोजीशन दिखाने का इसका एक स्ट्रक्चर होता है, पर एग्जामिनर आपको हमेशा क्या गड़बड़ करके देगा, वो नॉर्मली विच लगा के दे देगा उसकी जगह पे। अब आप देखो ना, यहां पे मीनिंग, मीनिंग अपने आप में कोई चीज है या ये कोई व्यक्ति है, आप मुझे बताओ, मीनिंग क्या कोई व्यक्ति है, नहीं ना, वो शब्द के वर्ड मीनिंग की बात कर रहा है। तो शब्द अपने आप में कोई व्यक्ति नहीं है, और व्यक्ति नहीं है तो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो विच, लेकिन यहां पोजीशन की बात हो रही है, यहां शब्दों की बात नहीं हो रही है, शब्दों की मीनिंग की बात हो रही है, और शब्दों के मीनिंग मतलब शब्दों का मीनिंग के साथ संबंध है, तो रिलेशन दिखाना है, रिलेशन दिखाना है, पोजीशन दिखानी है, तो ऐसे केस में जब हु से रिलेटेड पोजीशन बनती है तो हम हुज बना देते हैं, और जब विच से रिलेटेड पोजीशन बनती है तो द थिंग विच ऑफ कर देते हैं। तो यानी कि अगर हम बात करें द मीनिंग विच ऑफ द मीनिंग, ऐसे करके बोलेंगे। तो यहां पे अगर हम बात करें विच ऑफ आपको यूज करना पड़ेगा, केवल अगर विच लगा देंगे तो बात गलत हो जाएगी, ठीक है। सम वर्ड्स द मीनिंग ऑफ विच, द मीनिंग ऑफ विच बोलेंगे तब जाके क्वेश्चन ठीक होगा, लेकिन अगर डायरेक्ट विच मीनिंग बोल देंगे तो बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो किस वाले पार्ट में गड़बड़ है, सेकंड वाले में। तो मैंने सीधा सीधा आपको लॉजिक समझा दिया है, हालांकि यही चीज मैंने आपको प्रोनाउन चैप्टर में भी बताई थी, इसीलिए तो मैं पहले वो चैप्टर करा के आया हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर यहां पर आप उस चीज को जानते होंगे तो आपको ये चीज बिल्कुल भी नई नहीं लगेगी जो मैंने अभी आपको बताई। और ये क्वेश्चन लास्ट के टाइप के क्वेश्चन हैं, आप ये मान के चलो ये क्वेश्चन थोड़े से उस लेवल के हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली जब एसएससी पूछती है तो बच्चा फंस जाता है, उसको लगता है कि यार थिंग की बात हो रही है या बर्ड्स की बात हो रही है, ये कोई इंसान थोड़ी ना है, तो रिलेटिव प्रोनाउन विच आ जाएगा। लेकिन आप देखो ना, नॉर्मल रिलेटिव प्रोनाउन थोड़ी ना चाहिए, हम अगर नॉर्मल रिलेटिव प्रोनाउन लगाते तो वो वर्ड्स को ही रिलेट करता, लेकिन यहां पर तो उसके मीनिंग की बात हो रही है, तो यानी कि रिलेशन बताना है, और रिलेशन बताने के लिए हमें पोजीशन वाला सेंस लेना पड़ेगा, उसलिए विच के हिसाब से जो पोजीशन बनती है वो विच ऑफ के साथ बनती है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आ जाओ, ये रहा लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर हमारा जो सेशन है ये खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहे अनलेस यू डू नॉट रन फास्ट यू कैन नॉट मैच द बस। अब देखो यहाँ पे मैच हो गया भाई, गलत टाइपिंग में बहुत मिसप्रिंट है भाई, क्या ही बताया जाए, मैच नहीं कैच, कैच द बस। भाई अगर तुम तेज नहीं दौड़ोगे तो बस को नहीं पकड़ पाओगे, तो मैच नहीं होगा, ये यहाँ पे कैच होगा, टाइपिंग मिसप्रिंट है, इस पार्ट में गलती मत मानना, कहीं पता चले इस पार्ट में गलती मान लो। गलती किस पार्ट में वो हम बताते हैं। आपको याद होगा हमने कहा था कि भाई अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, लेस्ट हो गया, ये कुछ ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो कि निगेटिव कंजंक्शन होते हैं। अब निगेटिव कंजंक्शन है तो भाई इनके साथ खुद ही निगेटिव मीनिंग अपने आप चलता है, आपको दोबारा से नॉट लगाने की या नेवर लगाने की जरूरत नहीं होती। तो याद रखना, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, लेस्ट हो गया, ये कुछ ऐसे कंजंक्शन होते हैं, ये अपने आप में ही निगेटिव मीनिंग रखते हैं, निगेटिव कंजंक्शन होते हैं। तो इनके साथ वाली क्लाउज में आप कभी भी अलग से किसी भी प्रकार की निगेटिव एडवर्ब का यूज नहीं करेंगे, या कोई भी अदर निगेटिव वर्ड यूज नहीं करेंगे, वो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे यही तो कर रखा है, यही करता है सीधे सीधे। अब देखो ना, यहाँ पे नॉट लगा के दे दिया आपको, तो बात गलत हो गई भाई, लगाना ही नहीं है, सीधे सीधे आपको बोलना है यू रन। अब डू नॉट पूरा ही हटा दो ना, क्योंकि आपको नॉर्मल इन्फिनेटिव बोलना, वो सॉरी इंट्रो, वो आपको इंडेफिनिट बोलना है प्रेजेंट का नॉर्मली, तो आप ऐसे बोल दो अनलेस यू रन फास्ट, यदि तुम तेज नहीं दौड़ोगे तो। देखो अब आगे देखो, निगेटिव मीनिंग अपने आप आ जाता है अनलेस के साथ, यदि ऐसा नहीं करोगे तो अपने आप ही निगेटिव मीनिंग आ जाता है, आपको उसमें नॉट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये निगेटिव स्ट्रक्चर लिखा हुआ था, इसका अगर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का नॉर्मल स्ट्रक्चर लिखना होगा तो यू के हिसाब से बेस फॉर्म आती है, तो बस केवल रन लगा दो, बात खत्म। तो इतना पूरा पार्ट खत्म करके इसकी जगह पे हम क्या बोल सकते हैं, यू रन फास्ट, यू रन फास्ट, इतना बस केवल ठीक हो जाएगा इतने में ही। तो डू नॉट को हटा दो केवल, यानी पहले वाले पार्ट में क्या है, गलती है। तो आज की क्लास भी होती है ख़त्म। आशा करता हूँ कि आपको बढ़िया तरीके से सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।